हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और खबरों में अब की बारी। छत्तीसगढ़ में भले ही 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चुनावी चेहरे और टिकट को लेकर अभी से बयानबाजी शुरू हो गई है। ताजा बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी में सबका टिकट कटने वाला है और रमन सिंह की टिकट भी खतरे में है। अब सवाल यह है कि सीएम के इस बयान का आधार क्या है? क्या वाकई बीजेपी में ऐसी कोई सुगबुगाहट है कि हाईकमान लोकसभा के तर्ज पर सभी सिटिंग विधायकों की टिकट काटकर नए चेहरों को मौका देने जा रही है? देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी एक बार फिर अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जीत के लिए चिंतन मनन हो रहा है। चुनाव से पहले चेहरा कोई मुद्दा नहीं बने, इसलिए प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि पार्टी चेहरा नहीं विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। लेकिन बीजेपी नेता रह रहकर चुनावी चेहरे पर बयानबाजी करते रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी के सभी 14 सिटिंग विधायकों की टिकट काटे जाने की खबरें जोरों पर हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों में बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व देश में केवल मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दे रही है। इसके कई उदाहरण हाल के कुछ महीनों में कई राज्यों में देखने को मिले, जहां मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलाकर पूरी कैबिनेट चेंज कर दी गई। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 10 सीटिंग सांसदों की टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव खेला था। रायपुर से 7 बार के सांसद रहे रमेश बैस और रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह की भी टिकट काटी गई थी। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस की 68 विधायक होने के बावजूद बीजेपी के 9 सांसद निर्वाचित हुए। ऐसी चर्चा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ये प्रयोग एक बार फिर कर सकती है। लिहाजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहने लगे हैं कि बीजेपी में सबके टिकट कटने वाली है। रमन सिंह पहले अपने बेटे की टिकट नहीं बचा पाए, अब उनकी टिकट भी खतरे में है। सीएम के बयान पर बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया कि उनको बीजेपी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 70 विधायकों वाली सरकार संकट में है, कांग्रेस पहले अपना घर संभाले। बहुत दुख होता है कि 15 साल के मुख्यमंत्री, हम तो उसको आज भी नेता मानते हैं, लेकिन उसी के दल के लोग उसे नेता नहीं मानते, तो उसके बारे में कोई बात कहना मैं उचित नहीं समझता। उस सबकी टिकट कटने वाली है, वो उसी की चिंता है, क्योंकि रमन सिंह अपने बेटे की टिकट नहीं दिला पाए थे, अब उनकी टिकट खतरे में है। बीजेपी में क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले अपनी पार्टी को संभाल लें कि 70 विधायकों वाली सरकार अस्थिर है और उस सरकार में आज लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। जाहिर है सत्ता गंवाने के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी के कई धड़ों में बिखरने की खबरें आती रहती हैं। वहीं बीजेपी में कोई एक चेहरा नहीं है जिसे पार्टी के अंदर ही सर्वमान्य स्वीकार किया जाए। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि बीजेपी हाईकमान आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटिंग सांसदों की टिकट काटने वाला दांव खेल सकती है। पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी बोल चुकी है कि अगर कहीं चूक है तो उसे ठीक करना ही है। संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ अंतराल पर लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। पर क्या बीजेपी का ये दांव कारगर होगा या फिर उसे जोखिम में डालेगा? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने के लिए पार्टी के रणनीतिकार फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह और भाजपा पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि जब से डी पुरंदेश्वरी प्रदेश भाजपा प्रभारी बनकर आई हैं, तब से भाजपा के लोगों को जमकर हंटर लगा रही हैं। वहीं पुरंदेश्वरी गजब की महिला हैं। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह का जो चेहरा मुख्यमंत्री का रहा, जिसके नेतृत्व में 4 चुनाव लड़ा गया, उसको उन्होंने ये कह दिया कि ये हमारा चेहरा नहीं है। और यही नहीं, रमन सिंह ने खुद कहा कि मैं पार्टी का छोटा चेहरा हूं। रमन सिंह अब इतना अपमानित महसूस कर रहे हैं।
आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि कोई 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 4 चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ा गया हो और उसे ये बोल दिया जाए कि आप चेहरा नहीं हैं, इससे बड़ा अपमान और कुछ भी नहीं हो सकता। धर्मांतरण पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने और उस दिन भाजपा ने उन्हें परमिशन दिया और आज धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर हल्ला मचा रहे हैं। इधर सीएम ने सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि इसका लाभ अंतिम पंक्ति के लोगों को मिल रहा है। अब गोबर से बिजली उत्पादन करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं गठौना के माध्यम से ग्रीन एनर्जी का उत्पादन आने वाले समय में प्रदेश के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। अब रमन सिंह जी अब इतना अपमानित महसूस कर रहे होंगे तो अपने अपमान के घूंट पी को इधर दाएं बाएं कर रहे हैं। नहीं तो कोई 15 साल तक के जो मुख्यमंत्री रहा, 4 चुनाव जिसके चेहरे पे लड़ा हो, उसको बोल दिया जाए कि तुम चेहरा नहीं हो, उससे ज़्यादा अपमान क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा चर्च बने, इस बात को वो इनकार नहीं कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो चर्च तभी बनेगा जब लोग जहाँ क्रिश्चियन होंगे। तो गौठान के माध्यम से अब जो ग्रीन एनर्जी है, तो ग्रीन एनर्जी में मान लो आप सोलर पैनल लगाते हैं, बदली आ जाए तो बंद हो जाता है, लेकिन गोबर से जो बिजली बनेगी वो तो 24/7 होगा। तो एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के ग्राम सेलूद में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने करीब 55 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 96 लाख की लागत से बेमेतरा में नए सहकारी बैंक के शाखा भवन के निर्माण की घोषणा की। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने सरकार में आते ही सहकारिता कानून को सरल करने के लिए कहा, ताकि जनता को ये समझ में आए और वो सहकारिता से लाभ उठा सके। इसके अलावा धान खरीदी केंद्रों की संख्या 2000 से बढ़ाकर 2300 तक कर दी गई है। इसके अलावा 222 तहसीलों के माध्यम से किसानों को सुविधा आसान हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेलूद और पतौरा के स्व सहायता समूह नया सवेरा और सत्य कबीर की महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट के वितरण से प्राप्त लाभांश राशि का चेक भी दिया। वहीं कार्यक्रम में मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, प्रेमसाय सिंह टेकाम भी मौजूद रहे। परिवहन से लेके जो नुकसान संग्रहण केंद्रों में धान में हुआ है, उस सब के बारे में उन्होंने मांग रखी है। उसके पहले ही कैबिनेट सब कमेटी इस पे विचार कर चुकी है। बहुत जल्दी उसको कैबिनेट में ला के उसका निर्णय किया जाएगा। किसी भी धान खरीदी में किसी कोऑपरेटिव समिति को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस पार्टी अब ओबीसी वर्ग पर भी विशेष फोकस करने जा रही है। इसके लिए आज राजीव भवन में कांग्रेस ओबीसी विभाग की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि ओबीसी विभाग के पदाधिकारी राज्य सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण के लिए कराए जा रहे हेड काउंटिंग में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही ओबीसी विभाग जिला स्तर पर सम्मेलन कर राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। बैठक में पहुंचे मंत्री अमरजीत भगत ने जिनकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी और जो पिछड़ों की बात करेगा वो छत्तीसगढ़ में राज करेगा के नारे भी लगवाए। वहीं मंत्री भगत ने यह भी कहा कि हर वर्ग को अवसर मिलता है और अभी ओबीसी का समय है। वहीं मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि राज्य में बड़े स्तर पर ओबीसी वर्ग का सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय नेता भी आएंगे। जिसके लिए जो व्यवस्था है वो है, आज पूरे देश में ओबीसी आरक्षण केंद्र सरकार ने भी घोषणा कर दिया है। यहाँ पहले मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है, तो अब उसका हेड काउंटिंग होना है, तो सभी लोगों को अपना प्रभावी भूमिका निभाना है। अभी ओबीसी का समय है और ओबीसी आरक्षण पूरे देश में चल रहा है। आने वाले दिनों में जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, पिछड़ा वर्ग को मजबूत करने के लिए जिले स्तर पे हम सम्मेलन करेंगे और जो हेड काउंटिंग हो रही है राशन कार्ड के माध्यम से, उसमें हमारे जो संस्था है पिछड़ा वर्ग विभाग, उसके जो लोग हैं अध्यक्ष और जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के, जिले के, ब्लॉक के, वो लोग उसमें अपनी एक भूमिका निभाएंगे।
छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की योजनाओं को लेकर प्रदेश सरकार की राजनीति के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का यह आरोप है कि प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का यह आरोप है कि प्रदेश सरकार की वजह से राज्य की जनता को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे पीएम आवास योजना, आयुष्मान योजना, वहीं वन नेशन वन कार्ड, श्रमिक और किसान सम्मान निधि योजना, जल शक्ति योजना आदि का लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं में अपनी सहभागिता नहीं है। केंद्र की कुछ योजनाओं का नाम बदलकर अपनी योजना कहकर प्रदेश सरकार वाहवाही लूट रही है। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही राज्य सरकार के इस रवैये के विरोध में प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर जन जागरण अभियान शुरू करेगी। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास धर्मांतरण के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है और इस वजह से भाजपा राज्य सरकार पर इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगाकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार से राशि आने के बाद राज्य सरकार के मैचिंग ग्रांट की राशि नहीं मिलने के कारण में आज लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो रहे हैं। 2.5 वर्षों से छत्तीसगढ़ में विकास बिल्कुल ठप है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते इन सारे मुद्दों को लेकर आक्रामकता के साथ आने वाले समय में सड़क पर उतरेगी और सरकार के खिलाफत में आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने इस बात के लिए कभी नहीं प्रयास किया कि वो केंद्र की सरकार पर दबाव डाले कि छत्तीसगढ़ के किसानों का हित हो सके, छत्तीसगढ़ के लोगों का हित हो सके। बजाय इसके वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल विषय उठाते रहते हैं। बिलासपुर जिले में पिछड़ा वर्ग को साधने की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस इसके लिए पिछड़ा वर्ग विभाग के विस्तार की तैयारी में है। ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र तक कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों के संगठन में नई जिम्मेदारी दी जा रही है। तो वहीं बीजेपी केंद्र सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है और ओबीसी वर्ग को साधने की तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस के ओबीसी विभाग के विस्तार पर बीजेपी तंज भी कस रही है। बीजेपी का यह कहना है कि आजादी के बाद से अब तक कभी भी कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए काम नहीं किया। तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने अपने 15 साल के शासनकाल में ओबीसी वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया। कभी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी आज पिछड़े वर्ग के हित में कोई काम करना चाहती है तो राज्य में पिछड़े वर्ग को 27% की आरक्षण दे और इस दिशा में काम करे। 15 साल तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन था और पिछड़ा वर्ग का कौन हितैषी है, और अभी इन 3 सालों में जो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार का ये परिलक्षित हो रहा है। भाजपा के प्रमाण की हमको आवश्यकता नहीं। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने प्रदेश की कई जगहों पर अपनी मांग को लेकर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया। कांकेर में समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम कर दिया है। वहीं कार्यकर्ताओं ने यह कहा कि सरकार के 3 साल हो जाने के बाद भी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। तो वहीं पखांजूर में भी स्टेट हाईवे 25 पर चक्का जाम किया गया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। महासमुंद में भी नेशनल हाईवे 53 पर चक्का जाम हुआ और कहा गया कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। इधर रायगढ़ में भी समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय के बाहर धरना किया और आदिवासियों के शोषण के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो वहीं धमतरी में भी नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम किया गया और सिहावा विधायक लक्ष्मी ध्रुव का पुतला भी जलाया गया। आदिवासी मुख्यमंत्री अब बलौदाबाजार के पलारी थाना प्रभारी सीआर चंद्रा पर महिला और उसके 2 मासूम बच्चों की थाने में पिटाई का आरोप लगा है। पीड़िता ने थानेदार पर यह आरोप लगाया है कि रिश्वत नहीं देने पर उनके साथ मारपीट कर शौचालय की सफाई तक उनसे कराई गई। इस आरोप से भड़के पीड़ित के परिजन और सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। दरअसल सांवरा डेरा में रहने वाली महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन घर से नाराज होकर गई बेटी वापस लौट आई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने उन्हें थाने में बुलाया और मेडिकल टेस्ट कराने का दबाव बनाने लगे। फिर आरोप है कि थानेदार सीआर चंद्रा ने केस खत्म करने के लिए 20,000 रुपए की मांग की और जबरन थाने में बिठाए रखा। वकील चंचला चौबे को जब इस बात का पता चला तो उसने मां बेटी को थाने से छुड़वाया, लेकिन दूसरे ही दिन पुलिस ने फिर से पीड़ित परिवार के दोनों बच्चों को उठा लिया और उन्हें छुड़ाने आई उनकी मां के साथ मारपीट भी की। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने पहले थाने का घेराव किया। वहीं बलौदाबाजार से डीएसपी मौके पर पहुंचे और किसी तरह से ये मामला शांत हुआ। फिर दूसरे दिन थानेदार पर कार्रवाई की मांग करते हुए ग्रामीण फिर से बलौदाबाजार पहुंचे। वहां पर एडिशनल एसपी ने मामले में जांच और कार्रवाई का
आश्वासन दिया। मोबाइल अपन जेब से निकाल के मारे कि मोबाइल चोरी करे, बोल बे मोबाइल चोरी करे कहीं तो लड़का मन बुद्धि में तब बोल मारे ओतका तब बोल हम नहीं चोराए सर का 3-4 लड़का मारे ओकर बाद मोला मारे में बोले मत मार सर मत मार कर पाँव पर मोला मारे। वो बच्चे छोटे थे, एक थोड़ा सा बड़ा है और छोटा बच्चा है जो 7वीं क्लास में भी पढ़ रहा है, उसको मार कर सेप्टिक धुलवाए हैं। और एक जने हैं जो एकदम माइंड से मतलब कमजोर है सर, वो एकदम उसका आँख भी रात में नहीं मंद बुद्धि है, उसको भी पानी लवाए हैं और सेप्टिक का पूरा साफ सफाई करवाए। उन महिला को जो कि अपने ही बच्चे की रिपोर्ट पे आई थी, खुद ही प्रार्थिया है, उसको थाने में बैठा कर इस तरह से मारपीट करना, उसके साथ इस तरह से अन्याय करना, इतना बेदर्दी से मारपीट करना और उसको किसी से मिलने ना देना, ये खुद बहुत बड़ा अपराध है। प्रार्थी पक्ष है उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं और जितने भी आरोप आपने बताए हैं वो आरोप लिखित में हमने ले लिए हैं और उस पर निष्पक्ष जांच अभी कराई जा रही है। जांच पे जो भी थाना स्टाफ या प्रभारी किसी की भी अगर लापरवाही सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में खारून नदी के किनारे निगम के बनाए गए विसर्जन कुंड से गणेश भगवान की प्रतिमा को फेंकने का एक वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई हुई है। नगर निगम ने 3 कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया है। बता दें कि रविवार शाम 8:30 बजे का बताए जा रहे इस वीडियो में नगर निगम जोन 9 के कर्मचारी एक मालवाहक वाहन से भगवान गणेश की प्रतिमाओं को विसर्जन कुंड में फेंकते नजर आ रहे हैं। वाहन विसर्जन कुंड से कुछ फीट की दूरी पर खड़ा हुआ है, वही कर्मचारी नीचे उतरने की बजाय प्रतिमा को वहीं से कुंड में फेंक रहे हैं, जबकि निगम ने स्थानीय मछुआरों और गोताखोरों को प्रतिमाओं को सम्मान के साथ विसर्जित करने के लिए तैनात करने का दावा किया था। ये प्रतिमाएं तालाब के किनारे बनाए गए स्टॉल और अस्थायी विसर्जन कुंड से लाई गई थी। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने इस पर निगम को घेरते हुए कहा कि जब नगर निगम जिम्मेदारी निभा नहीं सकता तो बड़े दावे क्यों करता है, वहीं लोग खुद ही भगवान की प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकते हैं। नहीं कह सकूंगी, हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और नगर निगम के जो मुखिया हैं उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है। अगर नगर निगम कोई कार्य को कर रहा है तो उस कार्य का इम्प्लीमेंट भली भांति हो रहा है कि नहीं, ये भी देखने की जिम्मेदारी होती है। कतिपय तत्वों द्वारा कुछ एकाध वीडियो ऐसा चलाया जा रहा है जबकि 10,000 विसर्जन हुआ है, जिसमें से 1-2 मूर्तियों को इस तरह से दिखाया गया है कि गलत ढंग से विसर्जन किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। बच नहीं पाएंगे, लेकिन ये आस्था का प्रश्न है। जब 100 में 99 लोग जब पूरी आस्था के साथ काम कर रहे हैं तो 1-2 लोग अगर ये इस प्रकार के काम कर रहे हैं तो वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक उनका शव अलकापुर में बाघम्बरी गद्दी मठ के कमरे में फंदे से लटका मिला। जांच पड़ताल इसमें की जा रही है, वहीं पोस्टमार्टम के बाद ही घटना का कारण साफ हो पाएगा। आईजी रेंज केपी सिंह ने बताया कि फिलहाल ये फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। इधर नरेंद्र गिरी उन्हें जिस कमरे में सुसाइड किया वहां दरवाजा बंद था। अनुयायियों की सूचना पर दरवाजा तोड़कर नरेंद्र गिरी का शव निकाला गया। मौके से सुसाइड नोट मिला जिसमें महंत नरेंद्र गिरी ने ये लिखा है कि वो अपने कुछ शिष्यों के व्यवहार से बहुत ही आहत और दुखी हैं और इसलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। पहली नजर में ये सुसाइड का ही मामला समझ में आ रहा है। फिलहाल मठ को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, वहीं मठ के रास्ते को पूरी तरह से फिलहाल बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य आदि ने निधन पर गहरा शोक भी जताया है। वहीं एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महंत नरेंद्र गिरी से आशीर्वाद भी लिया था। महंत गिरी के शिष्य आनंद गिरी ने कहा कि उनके गुरु की हत्या की गई है जिसमें उनको फंसाया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।